आवाज आ रही है ऑनलाइन? आज लेट होगी क्लास, एक मीटिंग में गया हुआ था, ऑफिस की तरफ से एक इवेंट था वहीं पे। चलो जी, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन एनी डाउट? फटाफट बता दो, ऑनलाइन कोई डाउट है तो। अगर ऑनलाइन डाउट नहीं तो नो लिख दो प्लीज, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, चलो फिर आगे चलते हैं। कल हमने आर्टिकल 13 तक किया था ना? ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद आर्टिकल 14। लेट अस स्टार्ट विद आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 जो है वो क्या बात करता है? आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट two things. Article 14 basically states that the state shall not deny to any individual equality before law and equal protection of law. ठीक है, वो दो चीजों की बात करता है। वो कहता है that the state shall not deny to any individual equality before law and equal protection of law. तो इन दो चीजों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो जब अपन लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसको हम समझते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस चीज को समझते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि यार लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, किसी भी आदमी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज या कोई स्पेशल बैकिंग नहीं है। ठीक है, कि आप देश का कानून है, ठीक है, देश के कानून में चाहे फिर भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, चाहे कोई भी अमीर से अमीर गरीब से गरीब आदमी हो, कानून सबके लिए सेम। ठीक है, सो इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। सो इन द केस ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन is equal in the eyes of law. Everyone is equal in the eyes of law. So in the case of equality before law, there is no special privilege given to anyone. किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती। ठीक है, स्टेट ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है, स्टेट ये नहीं देखता कौन गरीब है, स्टेट ये नहीं देखता कि कौन राजनेता है कौन क्या है, कोई नहीं। सिंपल है कि लॉ के सामने सब बराबर है, स्टेट के लिए सब सामान्य है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना, ये इस चीज में विश्वास रखती है दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इट बिलीव्स इन द बेसिक कंसेप्शन ऑफ दैट लॉज आर सेम फॉर एवरीवन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बात करती है कि सबके लिए होलिस्टिकली लॉज जो हैं वो एक ही तरीके से इंप्लीमेंट किए जाएंगे, एक ही तरीके से लागू होंगे। उस चीज को हम बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो किसी भी तरह आपकी कोई स्पेशल प्रिविलेज, कोई स्पेशल बैकिंग नहीं देखती, कोई सर्कमस्टांस, कोई सिचुएशन नहीं देखती। ठीक है, अगर हम दूसरी ओर देखें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सो द आइडिया ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन योर सिचुएशन और सर्कमस्टांस, कि आपकी नीड को, आपकी सिचुएशन को, आपकी सर्कमस्टांस को समझता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, अगर आपसे कोई आसान भाषा में पूछे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैन बी वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड इन दिस अंडरस्टैंडिंग दैट लाइक्स टू बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक्स टू बी ट्रीटेड अनलाइकली। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगर एक शब्द में या एक लाइन में आपने डिफाइन करना हो, इफ यू हैव टू डिफाइन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन वन लाइन, सो इट कैन बी डिफाइंड एज दैट लाइक्स टू बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक्स टू बी ट्रीटेड अनलाइकली। मतलब क्या है, जो सामान्य किस्म के लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट, जिसकी नीड डिफरेंट है, जिसकी सर्कमस्टांस डिफरेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसको दूसरा ट्रीटमेंट। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई लॉ वायलेट किया, ठीक है, अगर किसी ने कोई लॉ वायलेट किया, कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि कोई चोरी करता है और कोई हिट एंड रन का केस है, दोनों लॉज में डिफरेंट है, ये नहीं किया जाएगा सर लॉ सेम है दोनों को सेम सजा मिलेगी। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, इसकी सबसे पैरामाउंट एग्जांपल जो भारत में है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सबसे पैरामाउंट एग्जांपल जो भारत में दिखता है, उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शन, या जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं रिजर्वेशन।
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो सबसे बेसिक एग्जांपल जो है उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं, वी आर विटनेसिंग और वी आर लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, वी आर लुकिंग एट द सर्कमस्टांस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कि स्टेट देखती है कि भाई ऐसा है कि 3 लोग हैं रेस में भाग रहे हैं। ठीक है, 3 लोग हैं एक रेस में भाग रहे हैं। अब एक है आदमी ए, एक है आदमी बी, एक आदमी सी। ठीक है, अब ये जो आदमी ए है, देयर इज एन इंडिविजुअल ए, थैंक यू, चाबी आपके पास है ना गाड़ी की, वो रखा ना बाहर खड़े। ठीक है, 311, देयर इज एन इंडिविजुअल ए। ठीक है, द इंडिविजुअल ए बेसिकली इज अ रनर, तीनों रनर हैं, तीनों भागते हैं, तीनों एथलीट हैं। अब जो ए इंडिविजुअल है, ये ए इंडिविजुअल के पास पूरी स्किल है, पूरी ट्रेनिंग है, शूज इक्विपमेंट है, सब कुछ है। आदमी बी है, इसमें इसके पास ट्रेनिंग फिर भी है थोड़ी बहुत, पर इसके पास कोई इक्विपमेंट शूज वगैरह नहीं है। ठीक है, एक है आदमी सी, इंडिविजुअल सी, एथलीट सी। जो एथलीट सी है, ये इंडिविजुअल सी है ना, ये एथलीट सी है, ये इंडिविजुअल सी, इसके पास ना ही कोई ट्रेनिंग है, ना ही कोई इक्विपमेंट है। ठीक है, तो अगर स्टेट इनको बोले कि तीनों एक ही रेस में भागो, तो क्या ये स्टेट के कॉन्सेप्ट से सही होगा या गलत होगा? बताओ सर, सही होगा गलत होगा? गलत होगा। ठीक है, तो स्टेट क्या करती है? स्टेट ये ट्राई करती है कि जिस आदमी को स्टेट रिसोर्स दे सकती है, स्टेट उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो स्टेट क्या करती है? स्टेट कहती है काम करते हैं कि अगर हम बी को बोले कि भैया तुम्हें भी इक्विपमेंट दिया जाएगा और ट्रेनिंग उतनी दी जाएगी जितनी ए को दी जाएगी। अब ए ने फॉर एग्जांपल 5 साल की ट्रेनिंग ली, बी ने लिया 3 साल की ट्रेनिंग, सी ने लिया 1 साल की ट्रेनिंग। अब इन तीनों को बराबर लाने के लिए क्या आप बोलोगे कि सी पहले 5 साल की ट्रेनिंग ले, बी 2 साल के लिए ए ट्रेनिंग रोक दे? तो इतनी देर में तो ए बिल्कुल ही रस्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या तीनों को ट्रेनिंग देना तो पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर हम बोलेंगे चलो ठीक है ए बी सी तीनों को ट्रेनिंग देंगे, तो ए की तो प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, बी बढ़ता जाएगा, सी तो 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो स्टेट क्या करे? स्टेट देखती है कि भाई जिस आदमी के पास रिसोर्सेज कम है, हम उसको किस तरह बेनिफिट दे सकते हैं। तो स्टेट कहती है ठीक है सर, रेस तो एक ही है, रेस तो एक ही है, अपॉर्चुनिटी तीनों को देनी है। ठीक है, इक्वालिटी है ना, आप ये तो नहीं बोल सकते नहीं सर ठीक है जी ए को ट्रेनिंग है तो ए भागे। ठीक है भैया, तीनों भागना चाहते हैं, तीनों को भागने का इक्वल मौका होना चाहिए। तो स्टेट क्या बोलती है? स्टेट कहती है ठीक है काम करो, ए जो है उसका 100 मीटर यहां होगा, बी का 100 मीटर यहां होगा और सी का 100 मीटर यहां होगा। लाइक्स टू बी ट्रीटेड अलाइक्स, अनलाइक टू बी ट्रीटेड अनलाइकली, दिस इज व्हाट इज नोन एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है ना, इसी के थ्रू हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन के मतलब को समझते हैं। ठीक है ना, कट ऑफ की बात होती है ना, वो यही बेसिस है, कट ऑफ का यही बेसिस होता है। ठीक है, कि जिस कम्युनिटी को, जिस ग्रुप ऑफ पीपल को द स्टेट थिंक्स दैट दे डोंट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज, और द स्टेट इज अनएबल टू प्रोवाइड देम एडिक्वेट रिसोर्सेज, एंड मोर ओवर दे आर दोस कम्युनिटीज व्हिच हैव फेस्ड और हु हैव फेस्ड thousands and thousands years of discrimination, so they are given some special advantage by the state. That is what is the idea of equal protection of law. बात समझिए मेरी? हाँ या ना? ऑनलाइन? ठीक है जी, अब देखो सर, अभी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है ना, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, whereas equal protection of law is considered to be a positive concept. Equality before law is considered to be a negative concept and equal protection of law is considered to be a positive concept. Now why do we consider it to be negative and positive? ठीक है, अब ये जो equality before law का concept है ना, this basically emerged in UK. ब्रिटेन में जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएसए में जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ negative connotation and positive connotation? So when we talk about negative and positive connotation, इसका मतलब क्या है? Negative का मतलब क्या है कि state जो है ना, why it is negative? It is negative in the sense कि state जो है वो आपकी needs को, आपकी situation को ध्यान में नहीं रख रही है। States आपके किसी भी form of circumstance को, किसी भी form of privilege को ध्यान में नहीं रख रही है। State कह रही है कि भैया सब सामान्य है। तो स्टेट क्या कर रही है? स्टेट ने अपनी आंखें बीच रखी है, स्टेट आपको नहीं देख रही है। स्टेट कह रही है कि भैया हमारे लिए सब सामान्य है। सो द स्टेट इज नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर प्रिविलेज, योर एडवांटेज और योर डिसएडवांटेज, राइट? दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव। Whereas in the case of equal protection of law, the state is taking into consideration your privileges, your disadvantages and your circumstances. तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का जो खेल है ना, ये आता है स्टेट के कॉन्सेप्ट से।
कि स्टेट किस तरह से आदमियों को देख के या लोगों को देख के अपने जो उसका व्यवहार होता है या उसका बिहेवियर होता है उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव का जो बात है उसको समझते हैं, राइट? हाँ या ना? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, ठीक है? तो अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो यही चीजें इसमें जो है लिखी हुई हैं, ठीक है? इसी में यही चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर हम इसमें बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि ओरिजिन जो है ब्रिटिश ओरिजिन है, एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। तो एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ, ठीक है? एवी डाइसी बेसिकली गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ बेसिकली इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। नाउ व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ? मैंने आपको समझाया ना रूल ऑफ लॉ की अंडरस्टैंडिंग। have you understood or have you talked about the idea of rule of law? बात की हमने रूल ऑफ लॉ की है बात हम, हाँ ना, बताया हो ना मैंने रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, लेक्स सुप्रीमस, मैं स्टार्टिंग में बताया होगा आपको, ठीक है? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ लॉ इज सुप्रीम, दैट इज लेक्स सुप्रीमस। लॉ इज सुप्रीम और लेक्स सुप्रीमस, that ultimately it is the law which is supreme. Everyone has to follow the law irrespective of the circumstance, irrespective of the situation, ठीक है? तो जब अपन लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। There are certain exceptions in the case of equality before law. Now the first exception in the case of equality before law is the president and the governor, ठीक है? पहली एक्सेप्शन होती है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की एक्सेप्शन क्या होती है? दैट नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट देम व्हेन दे आर होल्डिंग द ऑफिस, ठीक है? लिखना चाहते हो लिख लेना। प्रेसिडेंट और गवर्नर में एक्सेप्शन होती है दैट नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट देम, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट देम व्हेन दे आर होल्डिंग द ऑफिस, criminal case can be filed against them when they are holding the office. When they are holding the office. ठीक है जी? और जो सिविल केस होते हैं ना, सिविल केस फाइल किए जा सकते हैं, सिविल केस फाइल किए जा सकते हैं, पर उसके लिए 2 महीने का सिविल केसेस कैन बी फाइल्ड, पर उसके लिए 2 months प्रायर नोटिस हैज टू बी गिवन, उसके लिए 2 months प्रायर नोटिस हैज टू बी गिवन। इन द केस ऑफ सिविल केसेस 2 months प्रायर नोटिस हैज टू बी गिवन। हाँ, नोट्स आपके ऑनलाइन अपलोडेड है ना, अपलोडेड है पोर्टल के ऊपर। देखो ये जो नोट्स है ना, ये वाले जो नोट्स हैं, ये जैसे जिन तो नोट्स के नीचे टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ मेरा, ठीक है, वो तो नोट्स मैंने खुद बनाए। जो ये जिनके नीचे जैसे फंडामेंटल राइट्स में टेलीग्राम चैनल नहीं लिखा हुआ, तो ये नोट्स मैंने नहीं बनाए, ये मैंने लिए हैं किसी जो हमारी टीम के बंदे हैं, ठीक है? तो मैं पहली डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं है। जितने में मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, सिर्फ एक ही ऐसे नोट्स हैं जिसमें मेरे नहीं लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल का नाम, तो ये मैंने नहीं बनाई, मैंने टीम को बोला था, टीम ने मेरे को बना के दिए, ठीक है? वैसे इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो जो इसमें जैसे ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें एक मिसिंग है, तो भी मैंने वो लिखवा दी, ठीक है? तो बाकी जितने भी बाकी मैं नोट्स देता हूं उसमें तो सारी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है? कभी कभी होता है कुछ मिसिंग हो, तो इसमें एक्सप्लेनेशन मिसिंग है, तो ये लाइन मिसिंग है, तो मैंने आपको लिखवा दी, राइट? उसी तरह जो एमपीज और एमएलएज होते हैं, एमपीज एमएलएज, इनके ऊपर भी एक जो है वो एक्सेप्शन होती है। वो एक्सेप्शन क्या है वो लिखना चाहते तो लिख लेना कि एमपीज एंड एमएलएज दे कैन नॉट बी कॉल्ड टू द कोर्ट फॉर, सॉरी, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, ऐसे लिख लो, एमपीज और एमएलएज के लिए एक्सेप्शन है, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द सेशन। रिपीट कर देता हूं, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द सेशन, 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द सेशन। ठीक है जी? और इसके अलावा एक इम्यूनिटी होती है फॉरेन डिप्लोमैट्स को। फॉरेन डिप्लोमैट्स का मतलब क्या है कि फॉरेन डिप्लोमैट्स बेसिकली एनीवन हु इज होल्डिंग अ डिप्लोमेटिक वीजा, दैट पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, ठीक है? तो जो पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स हैं, पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल जो उनके हाई कमीशन में
था उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने सिंपल इतना घोषित कर दिया उस दिन दैट दे आर डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा, कि दे आर नॉट वेलकम, दे शुड लीव। सरकार ने बोला दे आर डिक्लेयर्ड एज पर्सोना नॉन ग्राटा, दे शुड लीव बाय बिफोर 1 मई। तो 1 मई डेडलाइन है। तो इससे पहले जितने भी लोग हैं, सरकार ने बोला कि जितने भी आपके यहाँ पे डिफेंस के एडवाइजर्स हैं, एयर मिलिट्री और नेवी एडवाइजर्स हैं, डिफेंस एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान के हमारे देश में, इनको हम पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर रहे हैं कि 4-5 के आसपास लोग हैं, ये सारे वापस जाएं। ठीक है, नंबर ऑफ लोग जो पाकिस्तान ने यहां पे रखे हुए हैं हम उसको भी कम कर रहे हैं और अपने भी लोग वहां से वापस बुला रहे हैं। ठीक है, और फिर पाकिस्तान वालों ने बोल दिया कि पाकिस्तान ने हमारे भी कुछ लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट के ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर कनाडा में एक असैसिनेशन, जो इंडिया में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था दीप सिंह निज्जर, उसकी असैसिनेशन प्लान करके एग्जीक्यूट करवाई। ठीक है, अब ये एक तरह सीधा मर्डर का चार्ज है, प्लानिंग का चार्ज है, मर्डर का चार्ज है। ठीक है, पर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन कनाडा नहीं ले सकता था क्योंकि वो फॉरेन डिप्लोमेट हैं। तो कनाडा ने क्या करा, कनाडा कहता कि सर ऐसा है कि हम आपको घोषित कर रहे हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, भारत वापस जाओ। ठीक है, तो इंडिया ने उनका हाई कमिश्नर यहां से भेज दिया, कह रहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, वापस जाओ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अ प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू द फॉरेन डिप्लोमैट्स। So if you are holding a diplomatic passport and you are going to some other country, so the state or that other country cannot take any action against you. Most of what it can do is that they can revoke your diplomatic immunity and give you a timeline कि आप हम आप इस सरकार को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप आपको वापस लेके जाएं। That is it. तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ में इम्यूनिटी मिलती है और प्रोटेक्शन मिलती है इन तीन लोगों को, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एमपीज एंड एमएलएस एंड द फॉरेन डिप्लोमैट्स। ये एक्सेप्शन होती है। ठीक है सर, देखो जी, अब इसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 बेसिकली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, आर्टिकल 15 जो बात करता है इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सिंपल बात करता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सिंपल बात करता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, कि 5 ग्राउंड जो हैं उनके बेसिस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। बाकियों के बेसिस पे हो सकती है। ठीक है, बाकियों के बेसिस के ऊपर हो सकती है, ये 5 ग्राउंड नहीं हो सकते। लिखा हुआ ना, देखो, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ठीक है, मतलब यही 5 ग्राउंड जो रिस्ट्रिक्टेड है, बाकियों के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करो, हमें कुछ नहीं फर्क, उसके ऊपर आप एक्सेप्शन लॉज बना सकते हो। राइट, तो ये जो आइडिया है दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। तो आर्टिकल 15(1) जो है बिल्कुल सिंपल सी बात करती है कि स्टेट जो है इन 5 क्राइटेरिया के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। 15 क्लॉज 2 उसको थोड़ा सा आगे लेके चलती है, 15 क्लॉज 2 उसको थोड़ा आगे लेके चलता है। 15 क्लॉज 2 कहता है पब्लिक प्लेसेस की डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। 15 क्लॉज 2 जो है ना, इट टॉक्स अबाउट पब्लिक प्लेसेस, कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पब्लिक प्लेसेस में स्टेट या इंडिविजुअल, देखो यहां पे अंडरलाइन कर लेना, जो हाईलाइटेड है, इट अप्लाइज टू बोथ सिटीजंस एंड द स्टेट, कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पब्लिक प्लेसेस पे चाहे कोई सिटीजन हो या स्टेट हो, दूसरे नागरिक पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। कि फॉर एग्जांपल इफ एनी वन ऑफ यू हैज टू एंटर इनटू अ टेंपल और एनी वन ऑफ अस हैज टू एंटर इनटू अ टेंपल, ठीक है, या हमने कोई पब्लिक प्लेस में एंटर करना है, किसी घाट पे, किसी वेल में, किसी रोड पे, कहीं पे हमने जाना है, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ देख के हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती स्टेट के द्वारा। और साथ ही साथ अगर मैं वहां का पुजारी हूं या मैं वहां का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूं, किसी भी धर्म की बात हो रही है, किसी भी गिरजाघर की बात, किसी की भी बात हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं वहां पे प्रीस्ट हूं तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट भी आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तभी हमने लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेसेस में किसी को भी, चाहे इंडिविजुअल या स्टेट, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती उसकी एंट्री ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। बात समझ में मेरी, हाँ या ना? तो 15(2) जो है ये पब्लिक प्लेसेस की बात करती है। 15(3) बेसिकली, आर्टिकल 15(3) जो है ये एक स्टेप और आगे जाता है और आर्टिकल 15(3) बात करता है दैट द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल लॉज बना सकता है। ठीक है, स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने बच्चों के लिए और वुमेन के लिए इम्यूनाइजेशन पॉलिसी निकाली हुई है। ठीक है, सरकार ने वुमेन को रिजर्वेशन पॉलिसी दी अभी,
कि 2029 लोकसभा इलेक्शन से वुमेन की 33% रिजर्वेशन हुआ करेगी इलेक्शंस में। वो क्यों है? स्टेट के पास कहां से पावर आ रही है? स्टेट के पास पावर आ रही है 15-3, स्टेट के पास पावर आ रही है 15-3 से, ठीक है ना, कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट। नेक्स्ट इज 15-4। 15-4 जो है ये बेसिकली बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स की, कि जो भारत में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन है। देखो हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है। तो 15 आर्टिकल 15-4 जो है, आर्टिकल 15-4 बेसिकली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। आर्टिकल 15-4 फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। आर्टिकल 15-4 वो आर्टिकल है जो ये बात करता है दैट द individuals or the group of people belonging to the socially and educationally backward classes, they can be given reservation, ठीक है, or the state can make special provisions in context of them. That is what is article 15-4. Next is article 15-5. article 15-5 क्या कहता है? article 15-5 basically makes reservation provisions in higher education institutions for OBCs, SCs and STs, कि जो भी हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ओबीसीज, एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, ठीक है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं वो हम आर्टिकल 30 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, विल डिस्कस दैट इन अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कल की क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15-5 जो है वो इस चीज की बात करता है। आर्टिकल 15-5 जो है इट वाज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हुई थी जिसमें इसको ऐड किया गया था, राइट। नेक्स्ट इज 15-6। ईडब्ल्यूएस का नाम सुना आपने? ईडब्ल्यूएस 15-6 इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल पॉलिसीज बना सकती है, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दिस वाज बेसिकली गिवन अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, लिख लेना, एडेड बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। आपने नोट्स नहीं निकलवाए वैसे? मैं नोट्स निकलवा लेने थे, आपने भी प्रिंट आउट निकलवाया नहीं? वो नोट्स का निकलवा लेना था, साथ साथ ही नोट हो जाता है यार, ठीक है। कल की क्लास के लिए भी ये नोट्स हैं और जो दूसरे इसके साथ कल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे वो भी अपलोडेड है, ठीक है, उसको भी देख लेना, तो वो भी निकलवा लेना। हाँ, तो ताकि उसी में नोट करो, जैसे ये कर रहे हैं उसी में नोट हो जाएगा, अलग से लिखने में नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कहां से क्या देखना है, ठीक है। तो 15-6 जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करता है। 15-6 बेसिकली टॉक्स अबाउट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। ये जो है ये बेसिक क्राइटेरिया दिया है इसमें, वो लड़के ने डाल के दे दिया कि वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें से कभी क्वेश्चन आया नहीं है कि हु कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी ओबीसी, हु कॉन्स्टिट्यूट टू बी ईडब्ल्यूएस, पर फिर भी उसने निकाल के दे दिया कि बाय चांस, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा इशू चल रहा था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कैटेगरी को लेके, ठीक है ना, कि कुछ फ्रॉड के केसेस भी एक दो सामने आए हैं। तो बाय चांस अगर कभी ना कभी किसी समय पे सरकार को पूछ ही ले, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि क्रीमी लेयर में कौन आता है, क्रीमी लेयर में कौन आता है, कि मतलब किसको ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा, टॉप रैंक्ड ऑफिशियल्स मतलब ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट जो होल्ड करते हैं, टॉप रैंक्ड आर्मी ऑफिशियल्स, अदर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, एंड एनी अदर इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग और whose family income is more than 8 लाख, ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है, कि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है ये बात करता है पब्लिक इंप्लॉयमेंट की। आर्टिकल 16 जो है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट पब्लिक इंप्लॉयमेंट, दैट एवरी इंडिविजुअल shall have the equal opportunity और एवरी सिटीजन shall have the equal opportunity for public employment, कि भारत के हर नागरिक को पब्लिक इंप्लॉयमेंट का इक्वल राइट मिले। जैसे आप लोग एचएस की तैयारी कर रहे हो, पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, सबको अधिकार है, इसमें सरकार ये नहीं देखती है, इसमें जो भी आपने अपनी नोटिफिकेशन पढ़ के देखी, कुछ भी पढ़ के देखा हो, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप हिमाचल के होने चाहिए, ठीक है ना। एनीवन इन इंडिया कैन टेक द एचपीएस एग्जाम, anyone can in India can take the PCS exam, पंजाब PCS एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, पब्लिक इंप्लॉयमेंट, एसएससी है, आईबीपीएस है, पीओ के पेपर होते हैं, यूपीएससी का पेपर, तो कोई भी दे सकता है,
ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक दिस एग्जाम्स, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब ना इसमें आर्टिकल 16 में 16(2) में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, वो क्या है कि ये आर्टिकल 16(2) है। आर्टिकल 16(2) जो है वो ये बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। ठीक है, जैसे हमने 15 में बात करी थी ना सिर्फ कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यहां पे दो क्राइटेरिया ऐड हो जाते हैं, एक रेजिडेंस, एक डिसेंट। ठीक है, डिसेंट मतलब आपकी लीनियज कहां की है, ठीक है, कि व्हाट इज योर लीनियज, उसके बेसिस के ऊपर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। तीसरा आप रेजिडेंस, आप रहते कहां हो, ठीक है, कि अगर आप हिमाचल में नहीं भी रहते फिर भी आप हिमाचल पेपर दे सकते हो। अगर आपका हिमाचली डिसेंट नहीं है, कि मतलब आपके परिवार का कोई आदमी हिमाचल का नहीं है, ठीक है, फैमिली में कोई मेंबर हिमाचल का नहीं है, फिर भी आप हिमाचल का एग्जाम दे सकते हो, हिमाचल डिसेंट। ठीक है, तो 16(2) ये कहता है कि इस बेसिस के ऊपर किसी भी तरह से इन 7 ग्राउंड्स में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। पर साथ ही वो एक्सेप्शन भी दे देता है। एक्सेप्शन देके वो क्या कहता है कि अगर बाय चांस रेजिडेंस को क्राइटेरिया बनाना है तो भारत में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास वो लॉ बनाने की पावर है, और वो है पार्लियामेंट। आर्टिकल 16(3) that parliament can prescribe residence as a condition. पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लोग बात करें कि इंडिया में हमने देखा कि कई सारी स्टेट्स ने, जैसे हिमाचल, आपका हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, इन्होंने क्या बोला, मध्य प्रदेश, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि हम ना रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया, कि जो लोग, फॉर एग्जांपल हरियाणा की अगर बात करूं, हरियाणा ने बोला कि जो लोग सिर्फ हरियाणा का डोमिसाइल है, हरियाणा के रेजिडेंट हैं, उनके लिए ना हम कंडीशन बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं कि इन लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी या प्राइवेट जॉब कंपनीज में भी रिजर्वेशन है। उन्होंने कहा कि यार जो भी प्राइवेट कंपनीज भी आती हैं वो ये देखें कि कौन सी नौकरियां 30 या 40,000 की सैलरी लिमिट रखी, उससे नीचे वाली सैलरीज पे, और 75% एम्प्लॉयमेंट जो है वो हरियाणा के लोगों को मिले। ठीक है, ऐसा एक राउंड जो था, क्राइटेरिया जो था, कर्नाटका ने बनाने की कोशिश करी, आपका आंध्र प्रदेश ने बनाया, महाराष्ट्र ने बनाया। अब जितने भी है ना, सब पे रोक लगी हुई है, कोई इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। हरियाणा वाले तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि आप रेजिडेंस का क्राइटेरिया बना रहे हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेजिडेंस का क्राइटेरिया, पहली बात तो क्राइटेरिया देता नहीं, और अगर वो देता भी है कि किसी ने बाय चांस स्पेशल सर्कमस्टांस में ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ जॉब्स आप प्रोटेक्ट कर रहे हो वहां के लोगों के लिए, तो स्टेट लेजिस्लेचर तो वैसे वो कानून नहीं बना सकता। वो कानून बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। वो कानून बनाने की पावर ही सिर्फ पार्लियामेंट के पास, और किसी के पास वो पावर ही नहीं है। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ या ना? ठीक है, इसको बोलते हैं 16(3). फिर जो अगर 16(4) है, 16(4) बात करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज, ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें रिजर्वेशन। 16(4), ठीक है, 16(4) जो है वो रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स की बात करता है कि जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो, एंड if according to the state they are not adequately represented then they can be given reservation। ठीक है, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होती है ना, ठीक है, वो किस बेसिस के ऊपर होती है कि अगर तो कोई जो कम्युनिटी है, क्लास है, if according to the state it is socially and educationally backward, if according to the state it is socially and educationally backward, then the state can provide reservation। and secondly, if according to the state the community is inadequately represented in services। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल सरकार को लगता है कि एक कम्युनिटी है जिसकी पब्लिक सर्विसेज में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सही नहीं है, या उसकी किसी भी तरह से प्रेजेंस ही नहीं है, तो उसके लिए ये बोलते हैं यार इतने परसेंटेज ऑफ जॉब जो हैं इसको हम इंश्योर कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज द स्टेट कैन प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 16(4). ठीक है, तो भारत में जितनी रिजर्वेशन मिलती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 15(4) है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 16(4) है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 16 में 2 और आर्टिकल्स हैं, वो लिख लो, वो मिसिंग है। एक तो 16(5), 16(5) बात करता है it empowers the state to provide religion as a ground
religion as a ground of recruiting candidates in certain categories of public employment. ठीक है जी, और 16(6) लिख लो ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस ठीक है जी। तो ये जो है आपका आर्टिकल 16(6) जो था उसमें बात की जाती है। ठीक है, तो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 16। ठीक है, तो आपको उसको तो जानने की जरूरत नहीं है कि पूरे रिजर्वेशन की कहानी, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स में तो नहीं पूछी जाएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 17 पे। कहां गया मार्कर, कहां रख दिया मैंने? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की जब अपन बात करते हैं तो आर्टिकल 17 जो है वो बेसिकली बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जब हम बात कर रहे हैं तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में मैंने कल आपको बताया था इट इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके ऊपर लिखना चाहते हो लिख लेना, इट इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ठीक है, ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको? एक बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही है प्लीज अपना नेट चेक कर लेना यार। मुझे मैसेज भी आया है कि क्लास में इशू आ रहा है, तो बाकियों को तो नहीं आ रहा यार। प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होती है। ठीक है, आ रही है ना बस? ठीक है, देखो बहुत बढ़िया। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, हाँ बेटा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के अकॉर्डिंग प्रमोशन होती है, वो आर्टिकल 16(4)(b) है। ठीक है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो प्रीलिम्स में मेरे को लगता नहीं है पूछेगा आपका एचपीएस या जो भी एग्जाम सर्विसेज है, क्योंकि उसमें ज्यादा आपके रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो मैं थोड़ा सा फिर भी बताता हूँ आपको, इफ यू वांट, जैसे आपने सवाल पूछ लिया तो आपको बताता हूँ कि 16(4) जो होता है उसमें सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस के बेसिस के ऊपर और रिजर्वेशन की जो बात है वो की जाती है। ठीक है, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट के बेसिस के ऊपर। पर ना सरकार ने जब ओबीसी रिजर्वेशन दी मंडल कमीशन के समय के ऊपर, जब ओबीसी रिजर्वेशन दी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, जिस केस का नाम था इंदिरा साहनी जजमेंट। तो 1992 का एक केस है जिस जजमेंट का नाम है इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इज वैलिड बट विद क्रीमी लेयर। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। दूसरा कोर्ट कहता कि टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। टोटल रिजर्वेशन जितनी भी सारी रिजर्वेशंस हैं वो सारी रिजर्वेशंस मिला के 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, जितनी भी रिजर्वेशंस हैं वो सारी रिजर्वेशंस मिला के 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात जो है कोर्ट ने ये कही, कोर्ट कहता कि यार रिजर्वेशन, अब ना कोर्ट से सवाल ही उठाया गया कि सर अब ना इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो आपका मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दी गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंडल कमीशन में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी गई थी वो रिजर्वेशन कैंसिल कर दी थी, क्योंकि कोर्ट कहता है कि संविधान में ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है जो ये कहे कि यार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी जाए। ठीक है, जो ये कहे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी जाए, तो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने ये कह दिया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन हटा दी जाए। पर उसके साथ साथ ही कोर्ट ने एक और बात करी। कोर्ट से जब ये पूछा गया कि सर क्या ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगी, क्योंकि एससी एसटी को तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलती थी, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों मिलेगी। कोर्ट कह रहा कि आप देखो आपको एक समय के ऊपर एक रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, दैट यू आर ईदर द इंडिविजुअल बिलोंग टू ईदर द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास,
or the individual is inadequately represented in services or the community is inadequately represented in services, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मिला एंट्री लेवल के ऊपर। ठीक है, एंट्री लेवल के ऊपर बेनिफिट मिला। तो जब आपको एंट्री लेवल के ऊपर बेनिफिट मिला तो आपको दूसरी बार सेम प्रोविजन का बेनिफिट क्यों चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया दैट प्रमोशन के ऊपर एट द टाइम ऑफ प्रमोशन नीदर द ओबीसीज नॉर द एससीज और एसटीज विल गेट रिजर्वेशन। तो ओबीसी रिजर्वेशन और एससी एसटी रिजर्वेशन प्रमोशन के समय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंदिरा साहनी जजमेंट में एक और बात बोली। सुप्रीम कोर्ट कहता है इंदिरा साहनी जजमेंट में कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इस बात को ध्यान रखना, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 16(4) इज मेयरली एन एनेबलिंग क्लॉज, कि सरकार को पावर देता है कि सरकार आपके लिए कानून बनाए। क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा है, इसमें ये तो नहीं लिखा ना द स्टेट शैल एंश्योर रिजर्वेशन, ये तो नहीं लिखा। इसमें ये लिखा द स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजंस। सो व्हाट स्पेशल प्रोविजन द स्टेट कैन मेक, दैट इज स्टेट चॉइस। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है ना, तो इस चीज में कोर्ट ने बोला। फिर पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट किया 1995 में। तो जब पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट किया 1995 में, तो उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 16(4)(a। आर्टिकल 16(4)(a) में एससी एसटी रिजर्वेशन जो थी उसको प्रमोशन के समय के ऊपर री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो एससी एसटी रिजर्वेशन जो है प्रमोशन के समय पे उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो आज के समय में एससी एसटी रिजर्वेशन प्रमोशन के ऊपर मिलती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड होल्ड कर दिया हुआ है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोलते कि ठीक है इट कैन बी डन, पर कुछ कंडीशन के साथ। वो कंडीशन छोड़ दो, वो बात की बात है, वो लंबा डिस्कशन हो जाएगी। उसके बाद एक आया 81st अमेंडमेंट एक्ट, एक आया 82nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 81st अमेंडमेंट एक्ट, 82nd अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 81st अमेंडमेंट एक्ट आया, इस 81st अमेंडमेंट एक्ट में भारत की पार्लियामेंट ने 2000 में आया था, 2000 में आया था 81st अमेंडमेंट एक्ट वाज 2000। ठीक है, सन 2000 की बात है 81st अमेंडमेंट एक्ट जब आया था। 81st अमेंडमेंट एक्ट में भारत सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, 81st अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने, ये पार्लियामेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, ये कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी इज दैट कि फॉर एग्जांपल 2 सीट्स हैं। ठीक है, देयर आर 2 सीट्स, कुछ है रिजर्व सीट्स, कुछ है अनरिजर्व सीट्स। अब रिजर्व सीट जो हैं वो 50 आई, अनरिजर्व सीट्स भी 50 आई, 50 प्लस रिजर्व और 50 अनरिजर्व सीट्स। अब अनरिजर्व सीट जो है वो भरी गई, जब फिल की गई तो सिर्फ 45 फिल हुई, 5 बच गई। अब जो 5 सीट्स बची, दे कैन बी, सॉरी रिजर्व सीट्स की बात हो रही है, रिजर्व सीट्स 45 फिल हुई, 5 बच गई। तो जो रिजर्व सीट्स 5 बच गई, जो रिजर्व सीट्स 5 बच गई, these 5 reserved seats can be carry forwarded to next year. This is what is known as carry forward policy. This is what is known as carry forward policy. ठीक है, और 82nd अमेंडमेंट एक्ट में आया जिसको अपन बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी है, इस कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इज कि सपोज करो 2 लोग हैं, ए और बी। नाउ ए जॉइंड ऑन 1st January 2025, बी जॉइंड ऑन 1st Feb 2025. So who is the senior? A. Right. So on the basis of the concept, or on the basis of reservation in promotion, on the basis of reservation in promotion, B gets promoted earlier compared to A. ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, उसके बेसिस के ऊपर अगर बी की प्रमोशन पहले होती है, इफ है, ये ऐसा नहीं होगा हर बार होगी, इट इज इफ। ठीक है, क्योंकि ऊपर सीट्स कितनी खाली है सब कुछ देखा जाता है, सरकार सब कुछ देखती है। तो इफ बी गेट्स प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिफोर ए, सो ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रमोशन ऑफ बी बिफोर ए, नाउ बी इज द सीनियर ऑफ ए। ठीक है, तो ऑनलाइन जो आपने पूछा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, वो ये होती है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। बात समझ में मेरी?
देख रहा हूँ डाउट आपका, टेंशन ना लो, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, डाउट ही पढ़ रहा हूँ आपका। यार ये दिस डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, राइट, दिस डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट चॉइस, द गवर्नमेंट सेंड द डिपार्टमेंट सेंड द, क्या कहते हैं उसे, रिक्वायरमेंट्स टू द गवर्नमेंट एंड देन द गवर्नमेंट डिसाइड्स। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये होगा ही होगा, ठीक है, गवर्नमेंट की मर्जी है कि गवर्नमेंट को लगेगा इफ इट इज रिक्वायर्ड देन द गवर्नमेंट विल गो फॉर इट, इफ इट इज नॉट देन द गवर्नमेंट विल ड्रॉप इट। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं कि होना ही होना है, राइट श्रेय। ठीक है जी, चलो आर्टिकल 17 में हम बात कर रहे हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देखो इस चीज को आपने याद रखना है, एक तो मैंने आपको बताया कि देयर इज इट इज एन एब्सोल्यूट राइट, दूसरा अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नोवेयर डिफाइंड। आर्टिकल 17 और द डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें नहीं पता कि अनटचेबिलिटी शब्द का मतलब क्या होता है, वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनटचेबिलिटी। ठीक है, वो तो अलग अलग कंडीशंस बनाई हुई हैं, अलग अलग एक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को पावर दी जाती है आर्टिकल 17 में कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं इस प्रिंसिपल को लेके, तो उस प्रिंसिपल के अनुसार दो तीन कानून बने, एक तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना है 1976 का, दूसरा एक एक्ट बना हुआ, मैं जनरल बता रहा हूँ, आपके नोट्स में नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और दूसरा एक बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज SC/ST एक्ट 1989 का। ये दो मेजर एक्ट हैं जो आर्टिकल 17 में दिए हुए अनटचेबिलिटी के क्राइम को या फिर SC/ST के अगेंस्ट जो होते डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकने के लिए दो मेजर एक्ट जो है ये भारत की पार्लियामेंट ने या भारत की संसद ने बनाए हुए। ठीक है जी, इसके बाद आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है ये बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। ठीक है, कि भारत में आप किसी भी प्रकार का कोई टाइटल अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, आप किसी भी प्रकार का टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, दिस इज बेसिकली टू इंश्योर द सेंस ऑफ इक्वालिटी, कि जो सेंस ऑफ इक्वालिटी है उसको इंश्योर करने के लिए इस चीज की बात की जाती है। मोर ओवर इसमें यह लिखा जाता है कि एनी फॉरेनर, कोई भी आदमी जो भारत सरकार के साथ काम कर रहा है या भारत सरकार के लिए काम कर रहा है, अगर उस आदमी ने किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन टाइटल लेना है तो उसको पहले भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर किसी इंडियन सिटीजन ने भी, सिटीजन ऑफ इंडिया ने भी कोई भारत सरकार के बाहर से कोई टाइटल लेना है किसी फॉरेन कंट्री से, तो पहले उसको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसी के बाद आप कोई फॉरेन अवार्ड या फॉरेन जो आपका अवार्ड नहीं टाइटल जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है दे आर बेसिकली कंसिडर्ड टू बी राइट टू इक्वालिटी। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक किसी को? ऑनलाइन सर अगर कोई नवाब नूब कहता है तो लोग ही कहते हैं। ठीक है, किसी को अब नवाब कह लो, किसी को राजा कह लो, जो कहना है लोग कहते हैं, उनके नाम के आगे वो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो लगा के नहीं घूम सकते। लोगों को शौक है, फ्यूडल मेंटेलिटी लोगों की है, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, उन्होंने थोड़े अपने नाम के आगे लगा रखा है। सैफ अली खान थोड़ी अपने नाम के आगे नवाब लगा के चलता है, मतलब लोग बोलते हैं कि नवाब है, नवाब ऑफ पटौदी। ठीक है, लोग बोलते हैं, बोले जाए तो उसके बेचारे की क्या गलती है, राइट। अब इसके बाद आती है सेकंड क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 19 जो है इट बेसिकली गिव्स 6 फंडामेंटल लिबर्टीज। आर्टिकल 19 गिव्स 6 फंडामेंटल लिबर्टीज। ठीक है, इट गिव्स 6 फंडामेंटल लिबर्टीज। वो 6 फंडामेंटल लिबर्टीज क्या हैं? उसमें सबसे पहली है 19(1)(a व्हिच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ ये एक राइट नहीं है, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीपल राइट्स जो है वो इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा भी हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स इन इटसेल्फ फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू टेलीकास्ट। ठीक है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अपने आप में अपने साथ इंक्लूड करती है द राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू टेलीकास्ट, राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट ये भी एक फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 19(1)(a) में, राइट टू रिजेक्ट। ठीक है, तो ये जितने भी राइट्स हैं ये सारे आपके 19(1)(a) में इंक्लूड होते हैं। पर 19(1)(a) जो है ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। मतलब क्या है कि 19(1)(a) के अगेंस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, देखो जब संविधान सभा में चर्चा की जा रही थी सॉरी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा की जा रही थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज की बात हो रही थी कि क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, व्हाट शुड रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर। तो उन्होंने ये समझा कि उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दो और साथ में लिख दो कि द राइट द रिस्ट्रिक्शंस लाइक सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड मेनी मोर। वो कहते हैं सर मेनी मोर नहीं, सही से लिखो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि अगर आपने मेनी मोर या मेनी अदर्स लिख दिया तो सरकार को इतनी ज्यादा पावर दे दो कि सरकार कुछ भी कर देगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है सर लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते बनाते इतना बहक गए कि राइट इतना सा रह गया, रिस्ट्रिक्शन इतनी सारी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग रिस्ट्रिक्शंस देखो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि सबसे महत्वपूर्ण राइटों में से एक राइट है कि दो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स माने जाते हैं भारत के संविधान में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19(1)(a) आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो 19(1)(a) की जब आप बात करते हो 19(1)(a) पे आप रिस्ट्रिक्शन देखो कितनी लगा दी आपने। तो आपने रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई 19(1)(a) में कि 19(1) में आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चलो समझते हैं इस बात को कि भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के विरुद्ध कि अगर कोई आदमी किसी तरह की बात करता है देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के विरुद्ध। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट कानून बना देता है, स्टेट कानून बना देता है, यूएपीए जैसे एनएसए जैसे कानून बनाती है, पर यूएपीए जैसे एनएसए जैसे कानून भी आपने बनाए और आपने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, तो फिर भी हमें ये समझ तो आया नहीं ना कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की परिभाषा क्या है। तो जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जैसी चीजें हैं ये चीजें बेसिकली एक तरह से स्टेट को वेग पावर्स देती हैं। ये स्टेट को वेग पावर्स देती हैं, स्टेट को एब्सोल्यूट पावर्स देती हैं कि स्टेट हमें ये समझाए कि भैया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की परिभाषा क्या होती है। आपने हमारे राइट को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तीसरी रिस्ट्रिक्शन आती है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कि जिन देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं उनके बारे में आप कोई फालतू बात मत करें। ठीक है, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, फॉर एग्जांपल यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज डोनाल्ड ट्रंप, you have the right to criticize any other country with which we have friendly relations, but you cannot say anything that can destroy or degrade a relationship. ठीक है, तो वो इतना भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको आजादी नहीं है। आजादी है पर लिमिट में है कि आप देश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को डिस्टर्ब मत करो। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है हमें नहीं पता है। ठीक है, बस हम ये समझते हैं कि यार बाहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, समझ लेते हैं। डिसेंसी और मॉरलिटी, अब डिसेंसी और मॉरलिटी की परिभाषा क्या होती है हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी केसेस आए, कुणाल कामरा का केस आया, ठीक है, समय रायना का केस आया, ठीक है, रणवीर इलाहाबादिया का मुद्दा आया। अब लोगों ने पहले तो लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी बिना किसी बात के। ठीक है, उसके बाद उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई कि सर ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्योंकि डिसेंसी और मॉरलिटी के विरुद्ध है। भैया आपकी डिसेंसी और आपकी मॉरलिटी है, हो सकता है कि जो आपकी डिसेंसी आपकी मॉरलिटी है वो मेरी डिसेंसी और मॉरलिटी से डिफर करती हो, क्योंकि डिसेंसी और मॉरलिटी इंडिविजुअलिस्टिक होती है ना सर। ठीक है, यहां तो आप एथिक्स लिखते, एथिक्स सोसाइटल होते हैं, मॉरलिटी तो पर्सनल होती है ना। अब आपको कहीं भी मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ा मजा आया, बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो डिसेंसी और मॉरलिटी का जो मतलब है ना, डिसेंसी और मॉरलिटी इतनी ज्यादा वेग है कि इसके बेसिस के ऊपर सरकारों को इतना ज्यादा एक्सट्रीम पावर मिल जाती है लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सत्यानाश करने के लिए। ठीक है, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सर इन चीजों को सही से डिफाइन करना चाहिए, सही से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है ना, हमें इस चीज को समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में यह भी कहा हुआ है दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स राइट टू अनॉय अदर्स। इट आल्सो इंक्लूड्स राइट टू अनॉय अदर्स, कि अगर आप मेरी बात से दुखी हो रहे हो, गुस्सा कोई बात नहीं है, मेरा राइट है। आपके गुस्सा होने की वजह से, आपके मूड की वजह से, आपकी क्या आपको अच्छा लगता है क्या आपको अच्छा नहीं लगता उसकी वजह से मैं क्यों चुप हूं।
अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो मत सुनो, बात समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। पर हमें इस चीज की जानकारी नहीं होती और हम पब्लिक प्रेशर में आके डिसेंसी और मॉरलिटी के बेसिस के ऊपर लोगों के फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो राइट्स के आइडिया के अगेंस्ट, वैसे ही इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ राइट्स, क्योंकि राइट्स का आइडिया यही कहता है कि भैया अगर आप तो मेरी बात अच्छी नहीं लगी पर मेरा तो राइट है, बात समझ ना मेरी, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपको बताइए, कोर्ट के खिलाफ तो वैसे कुछ नहीं बोल सकते आप। एनीथिंग विच लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, डिग्रेड्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, obstructs justice, scandalizes the image of court, can be considered as contempt of court, ठीक है। जैसे अभी आप देखो कि रिसेंटली बीजेपी के एक एमपी ने, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बात कह दी, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि भारत में एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है बिना बात के काम में हर काम में टांग फंसाता है, और उन्होंने बोला कि यार सुप्रीम कोर्ट, या फिर स्पेसिफिक उन्होंने नाम लिया कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक रीजन है भारत में सिविल वॉर का, ठीक है। इसे दैट जितनी भी इंडिया में सिविल वॉर्स हो रही हैं वो जुडिशरी की वजह से हो रही हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस खन्ना, उनके वजह से हो रही है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यू आर स्कैंडलाइजिंग द इमेज ऑफ कोर्ट, यू आर लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। पिटीशन फाइल करी है लोगों ने, अब देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। उसके लिए उनको अटॉर्नी जनरल से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सिटिंग एमपी है, अटॉर्नी जनरल से पूछना पड़ेगा कि आपका क्या विचार है, ठीक है। बट हाँ ये है कि यार इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिविल वॉर के लिए एक्यूज ही कर देना कि भारत में जो सिविल वॉर हो रही है आपकी वजह से हो रही है, ठीक है, इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है कि आपने कोर्ट में झूठ बोला, ठीक है, आपने कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट दे दिया, आपने कोर्ट में झूठ बोल दिया, इट कैन बी कंसिडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। क्योंकि हमारे देश में ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक पावर है, जब हम जुडिशरी करेंगे वहां भी एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक पावर है, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कंसिडर्ड टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में उनकी दो चीजें होती हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में, एक होता है जो भी उन्होंने कहा इट कैन बी कंसिडर्ड एन एडमिसिबल एविडेंस, और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है दैट दे कैन पनिश एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो सकता है, पर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता। फिर आता है डेफामेशन। डेफामेशन, डेफामेशन होता है कि आप किसी की रेप्यूटेशन को या किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपने झूठ बोल दिया और ऐसा झूठ बोल दिया कि अगले की डिग्निटी, अगले का कैरेक्टर असैसिनेट हो गया, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। बिकॉज राइट टू रेप्यूटेशन इज अ फंडामेंटल राइट। हर आदमी का इज्जत उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अधीन। आप अपने आर्टिकल 19(1)(a) को यूज करते हुए मेरे आर्टिकल 21 की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, ठीक है। यू हैव योर 19(1)(a, you have your freedom of speech and expression, but your freedom of speech and expression cannot be violative of my right to life and personal liberty or my right to dignified life, that is my right to reputation, ठीक है। so defamation is one such exemption. next is incitement to an offense, कि आपने ऐसा भड़काऊ भाषण दे दिया, भाई साहब दंगे करा दिए, ठीक है, आपने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया कि दंगे हो गए, incitement to an offense, ठीक है, that is also a violation. तो ये जो है ये बेसिक रिस्ट्रिक्शंस है आपकी 19(1)(a) के लिए। देन इज 19(1)(b). 19(1)(b) कहता है राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, कि आपके पास राइट है दैट यू कैन असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। आपने कभी प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, यू कैन कम आउट ऑन स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट, यू कैन कम आउट ऑन स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट, दैट इज राइट टू प्रोटेस्ट भी इसका एक पार्ट है, राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। देखो ना हमारे देश में विदाउट आर्म्स आने का चक्कर है सर, ठीक है, कि आप एक साथ आ जाओ कोई बात नहीं, यू कैन असेंबल बट विदाउट आर्म्स, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। हमारे देश की आजादी पीसफुलनेस पे बेस्ड है, नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, तो आपको कहा गया सर आप ठीक है प्रोटेस्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 19(1)(a) में जैसे रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, ये जो 19(1)(a) की रिस्ट्रिक्शंस हैं ये दे रखी है 19 क्लॉज 2 में। 19(1)(b) की रिस्ट्रिक्शंस जो दे रखी हैं ये दे रखी हैं 19 क्लॉज 3 में, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, sovereignty and integrity of India and public order. Then is 19(1)(c). 19(1)(c) बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कि आपके पास कोई एसोसिएशन बनाने का अधिकार भी है
पर रिस्ट्रिक्शन भी है, रिस्ट्रिक्शन है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी। 1904 ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब क्या है कि आप किसी भी तरह की एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो, ठीक है। एवरीवन हैज अ राइट टू फॉर्म एनी एसोसिएशन और अ यूनियन और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। पर ऐसी एसोसिएशन बनाना जो भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी को हार्म ना करे, ठीक है। कि जैसे किसी ने सोसाइटी बना ली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बना ली, नक्सलवादी है भैया वो ये नहीं बोलोगे कि मेरा राइट है सर, उठा के ले जाएगी पुलिस, ठीक है। एसएफआई बना ली, है ना, ये क्या बना लिया, खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन बनी, बब्बर खालसा, बीकेएफ, ठीक है। ये सब जैश ए मोहम्मद, नन्हे मुजाहिदीन, ये सब जो हैं ये टीआरएफ, जैसे कश्मीर में जिसने इस अटैक का, पहलगाम अटैक का भी क्लेम लिया है, ये सारा जो है ना ये आपका यूनियन नहीं है, ये आतंकवाद है, जो सरकार ने बैन कर दिया वो अलाउड नहीं है। तो आप कोई भी एसोसिएशन बनाओ, पर वो एसोसिएशन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी को हार्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें साथ ही एक और चीज लिख रखी है, दैट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक जो होता है ना वो एक लीगल राइट है, राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट, कि आपके पास ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, पर वो ट्रेड यूनियन के नाम के ऊपर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। क्योंकि स्ट्राइक जो होती है ना वो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर की जाती है, और वो आपको जो इंडस्ट्रियल एक्ट भारत का है या लेबर लॉज जो है भारत के, उसमें से परमिशन मिलती है। संविधान नहीं कहता कि स्ट्राइक पे चले जाओ, काम बंद, धंधा बंद करके चले जाते हो स्ट्राइक पे, ठीक है, वो नहीं कर सकते आप। उसके लिए आपको लीगल राइट्स हैं, कर सकते हो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर वो लीगल राइट है, पर वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। देन citizen can move freely throughout the territory of India, and every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of India. 19(1)D and 19(1)E. अब 19(1)D और 19(1)E के ना दोनों के रिस्ट्रिक्शन सेम है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, ये जो है ये दे रखा है दोनों आर्टिकल 19 क्लॉज 5। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 19(1)D और 19(1)E के रिस्ट्रिक्शंस को मेंशन करता है, ठीक है। कि आप भारत के किसी भी कोने में जाके घूम सकते हो, या भारत में किसी भी कोने में जाके आप रिजाइड भी कर सकते हो, रह भी सकते हो, पर दो रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है कि आपकी मूवमेंट और आपका रेजिडेंस शुड नॉट हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स। अगर जनरल पब्लिक की हम बात करते हैं, जनरल पब्लिक की हम बात करते हैं, तो जनरल पब्लिक का मतलब है जैसे कोविड आया, ठीक है, कोरोना आया, कोविड काल आया भारत में भी, दुनिया भर में आया, तो सरकार ने बोला कि सर लॉकडाउन है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब आप ये थोड़ी बोलोगे सर मेरा राइट टू रिजाइड है, मेरा राइट टू मूव, फ्री मूवमेंट थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया। सरकार ने बोल दिया कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट के चक्कर में हम लोग का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 19(5), ठीक है। फिर कल मैंने आपको समझाया था इनर लाइन परमिट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, राइट टू मूव एंड राइट टू रिजाइड, कि ना ही आप इनर लाइन परमिट एरियाज में विदाउट स्टेट की परमिशन जा सकते हो, रह तो वहां सकते ही नहीं। यू कैन नॉट से कि आपको लगा बहुत मजा आया मैं तो यही रहूंगा, नहीं रह सकते भैया, राइट टू रिजाइड नहीं मिलता वहां पे। क्यों? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। उसके बाद आता था यहां पे एक और फंडामेंटल राइट जिसको हम बोलते थे 19(1)F, जो अब यहां से गायब है, क्योंकि आर्टिकल 19(1)F जो था वो हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, which was removed by 44th Amendment Act 1978 and added under Article 300A of the Indian Constitution. तो राइट टू प्रॉपर्टी आज फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। 19(1)F राइट टू प्रॉपर्टी was removed by 44th Amendment Act 1978 and added under Article 300A of the Indian Constitution. ठीक है जी। और लास्ट आता है आपका राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, 19(1)G, बिजनेस करने का अधिकार, प्रोफेशन करने का अधिकार,
सबको है सर। रिस्ट्रिक्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, बिजनेस कैन बी मोनोपोलाइज्ड बाय द स्टेट। मतलब क्या है? जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, कि सरकार आपके किसी भी ट्रेड या प्रोफेशन के ऊपर बैन लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, ये सरकार कहेगी यार सर ये जो केमिकल है ना, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं या फिर आपकी जो हाई सब्सटेंस फैक्ट्री जो हाई पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, वो काम आपने करना है करो, पर शहर से दूर जाके करो। ठीक है, तो आप बोल नहीं सकते कि सर मेरे को काम करने से रोक रहे हैं, नहीं सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक आपको बोल दिया कि शहर से बाहर जाओ। ठीक है, दूसरा टेक्निकल एंड क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन। अब आप पेपर दे रहे हो यूपीएससी का, एचएएस का, बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मांग लिया आपसे। ठीक है, ये इंप्लॉयमेंट के अगेंस्ट नहीं है, सरकार कहती है भैया क्वालिफिकेशन दे दो, बेसिक क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जिसने ग्रेजुएशन कर ली पेपर तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें इंजीनियर मांगते हैं, है ना, जो आपके जुडिशियल सर्विस होते हैं उसमें लॉयर मांगते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन करो, लॉ की पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लो, नौकरी ले लो, हम कहाँ रोक रहे हैं, पर बेसिक क्वालिफिकेशन तो कर लो। या फिर बिजनेस कैन बी मोनोपोलाइज बाय द स्टेट, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस एनर्जी है, स्पेस है। ठीक है, ये वो बिजनेस है विच आर मोनोपोलाइज्ड बाय द स्टेट इन इंडिया। न्यूक्लियर है, मोनोपोलाइज्ड बाय द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो स्टेट किसी भी कानून, कोई भी कानून बना के कोई भी बिजनेस मोनोपोलाइज कर सकता है। कल को हो सकता है सरकार बोल दे कि भैया टेलीकॉम सिर्फ सरकार करेगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, सरकार बोल दे कि एजुकेशन सिर्फ सरकार प्रोवाइड करेगी, खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो द स्टेट कैन मोनोपोलाइज एनी बिजनेस बाय पासिंग अ लॉ। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 19 के 6 इंपॉर्टेंट लिबर्टीज। ठीक है, आर्टिकल 19 की 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लिबर्टीज। इट कैन बी रिस्ट्रिक्शन अंडर 19(2). देखो सर, बेसिक है ये 6 लिबर्टीज, आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको तरीका बताता हूं, जिस तरह से मैंने याद कर रखी थी वो तरीका मैं बता देता हूं आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये देखो हर आदमी है, ठीक है, उसको बात करना अच्छा लगता है। ठीक है, एवरीवन एंजॉयज टू टॉक, तो पहला आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अकेले तो बात नहीं करोगे, किसी को तो इकट्ठा करोगे। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा, आपको बात करके बहुत मजा आया, आपने कहा हर रोज बात करेंगे, रोज रोज मिलेंगे, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। चौथा आपने कहा कि चलो ठीक है सर, बहुत मजा आया आपसे मिलके, अच्छा लगता है आपसे बात करके, काम करते हैं, घूमने चलते हैं, राइट टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं घूमने, आपने कहा यहीं रहेंगे यार, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दिन यहीं रहते हैं, है ना, कुछ तो दिन बिताओ गुजरात में, राइट टू रिजाइड। ठीक है, फिर आप वहीं सेटल होना चाहते थे तो राइट टू प्रॉपर्टी आता था, वो हटा दिया। पर अगर आपने वहीं रहना, आप कह रहे हो कि यार देखो पहाड़ों में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, होता ना, लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि हम पहाड़ों में जाके सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सुकून भरी जिंदगी। आपने कहा कि भैया बहुत मजा आ रहा है, अगर आप वहीं रहना चाहते हो तो कोई तो धंधा पानी करोगे ना पैसा कमाने के लिए, प्रोफेशन। तो ये आपके 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स बेसिक हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हो जाएंगे याद, हाँ या ना? ऑनलाइन हाँ जी सर, उसको राइट नहीं कर रहा, वो क्या है कि आपका अधिकार है काम करने का। तो जो हमने उसकी बात करी थी ना, वो क्या था कि अगर आपके पास काम नहीं है तो क्या करें, तो वहां पे सरकार ऑब्लिगेटेड हो जाती है आपको काम प्रोवाइड करवाने के लिए। ये आपको फ्रीडम दे रहा है प्रोफेशन का कि आप कोई भी काम करो। ठीक है, जो एमजी नरेगा की आप बात पूछ रहे हो, वो क्या है कि सरकार, अगर आपके पास काम नहीं है तो सरकार बाध्य है आपको 100 दिन काम देने के लिए। ये आपको कह रहा है आप कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है, वहां बाध्यता सरकार के ऊपर है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप यूपीएससी की एचएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि यार नहीं यार मैं एचएस की तैयारी की ना, आपने सिलेक्शन हो गया आपकी, साल बाद 2 साल बाद 5 साल 10 साल में छोड़ दिया, आप कोई और काम करने लगे, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, कोई रोक थोड़ी रहा आपको। दैट इज व्हाट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है ना, इट बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि यार किसी भी आदमी को ऑफेंसेस के विरुद्ध जो है आपकी कन्विक्शन की एक सरकार जो है वो प्रोटेक्शन देती है। इसमें आपके 3 बेसिक राइट्स होते हैं। देयर 3 बेसिक राइट्स। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट नो एक्स पोस्ट फैक्टो, 20 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट नो डबल जियोपार्डी, एंड 20 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। No ex post facto, no double jeopardy, and right against self incrimination. Now what is the meaning of no ex post facto?
नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है दैट देयर कैन नॉट बी एनी रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, अंडरलाइन कर लेना, दैट देयर कैन बी नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, देयर कैन बी नो रेट्रोस्पेक्टिव implementation of criminal law. There can be no retrospective implementation of criminal law. Now, what is the meaning of no retrospective implementation of criminal law? No retrospective implementation of criminal law का मतलब क्या होता है कि बैक डेटेड इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, दैट एनी इंडिविजुअल शैल बी पनिश्ड as per the law that was available during the commissioning of the crime, कि जब किसी आदमी ने कोई क्राइम कमिट किया उस समय के ऊपर जो उस क्राइम कमिट करने की सजा थी उसको वही सजा मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि अगर आपको याद होगा तो भारत में एक निर्भया रेप केस हुआ था, याद है? ठीक है ना, निर्भया रेप केस हुआ था। निर्भया रेप केस के समय कुछ एक्यूज थे, जिसमें से एक एक्यूज जो था वो जुवेनाइल था, वो नाबालिग था। तब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था ना, वो ये प्रोविजन नहीं देता था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये प्रोविजन नहीं देता था कि जो 16 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं अगर तो वो हीनियस क्राइम कमिट कर देते हैं दे कैन बी ट्रीटेड एज एडल्ट्स, वो प्रोविजन नहीं था तब। ठीक है, वो बाद में आया, निर्भया रेप केस के बाद की वो अमेंडमेंट है कि उसमें ये कह दिया गया कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं अगर कोई हीनियस क्राइम कमिट कर देते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर वो ये कह देता है, परमिशन देता है कि यस दे कैन बी ट्रीटेड एज एडल्ट्स, सो दे शैल बी ट्रीटेड एज एडल्ट्स। पर तब नहीं था। जो निर्भया रेप केस में एक नाबालिग आदमी था जिसने वो क्राइम कमिट किया था, तो उसको अमेंडेड लॉ के अनुसार सजा नहीं मिली, उसको उस लॉ के अनुसार सजा मिली जो उस समय के ऊपर एग्जिस्ट करता था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी 1 मार्च, सपोज करते हैं 1 जून की बात करते हैं, 1 जून 2024 को जिसने क्राइम कमिट किया और एक आदमी ने 1 जुलाई 2024 को क्राइम कमिट किया। अब 1 जून 2024 उसने क्राइम कमिट किया, उस समय के ऊपर भारत में आईपीसी चल रहा था। 1 जुलाई 2024 में भारत में भारतीय न्याय संहिता आ गया। तो जिसने जून के महीने मतलब 31 जून से पहले पहले क्राइम कमिट किया, 31 जून से पहले, अब यहाँ 31 दिन होते हैं जून में, 30 होते हैं, 30 होते हैं, 30 लगा लो, चलो खुश रहो यार। 30 जून से पहले पहले क्राइम किया, जिसने 30 जून को भी क्राइम कमिट किया, जिसने 30 जून को भी क्राइम कमिट किया ना, उस पे आईपीसी की धाराएं लगेंगी। जिसने 1 जुलाई से किया उस पे बीएनएस लगेगा। कि किसी भी क्रिमिनल केस में रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैकडेटेड इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। दिस ओनली अप्लाइज टू क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज में एग्जम्पशन है, तभी हमने लिखा है नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज, और जो यहां पे हमने दिया भी हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि इट अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज में बैकडेटेड इंप्लीमेंटेशन, सिविल लॉज में तो आप 10 साल पुरानी इंप्लीमेंटेशन ले लो चाहे या 20 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि किसी ने टैक्स की चोरी करी, आपको 5 साल बाद पता लगा, सरकार ने 5 साल बाद पकड़ा उसको। अब सरकार ये थोड़ी है वो बोलेगी चलो ठीक है पकड़ेगा सर अब टैक्स में चोरी मत करा, नहीं नहीं, सरकार कही ऐसा है भाई साहब पिछले 5 साल का पैसा दो, वो भी डबल करके पेनल्टी के साथ या 5 टाइम्स करके पेनल्टी के साथ। तो सरकार पिछले 5 साल का पैसा लगवाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। क्रिमिनल लॉज में नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं 20 क्लॉज 1 नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा होता है 20 क्लॉज 2 जिसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? दैट नो मैन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। नो मैन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस की मतलब क्या है कि अगर एक आदमी ने एक क्राइम कमिट किया तो उसकी सजा उसको एक बार मिलेगी। ठीक है, कि ये नहीं होगा कि वो बाहर आ जाए जज साहब कहेंगे चलो वापस, ऐसा नहीं। ठीक है, पर वो एक क्राइम है। ठीक है, वो जो पुरानी पिक्चर में दिखाते हैं ना कि 1 खून करो 7 खून करो फांसी एक ही बार होती है, ऐसा नहीं होता। सजा एक ही बार होती नहीं, 1 खून करोगे तो हो सकता है कि 5-10 साल में सरकार कोर्ट छोड़ दे। ठीक है, 7 खून करोगे तो फांसी हो सकती है। तो फर्क है, एक आपने एक क्राइम कमिट किया तो एक क्राइम कमिट किया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने चेन स्नैचिंग करी तो चेन स्नैचिंग करके बंदे को कोर्ट ने बोला कि 3 महीने जेल रखो। अब वापस आ गया बाहर आ गया। अब ये नहीं कहेंगे कि दोबारा इसको जेल भेज दो, नहीं। अब वो दोबारा अगर चेन स्नैच करता ना वो अलग क्राइम है, वो सेम क्राइम नहीं है, उसकी अलग सजा है। हो सकता है उसको बोलेंगे पागल आदमी 6 महीने रखो इसको, ये खतरा है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर आप एक ही क्राइम बार बार करते जाओगे तो सजा नहीं। उस क्राइम की जो आपको सजा मिली वो एक ही बार मिलेगी, उसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी।
कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ और इन द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड यू कैन बी ओनली पनिश्ड फॉर वन क्राइम ओनली वंस, यू कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर अ सेम क्राइम, ठीक है। पर इसमें एक एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन तो नहीं है पर वो डबल जेओपार्डी नहीं एग्जिस्ट करता कि फॉर एग्जांपल आप पब्लिक सर्विस में, यू आर इन पब्लिक सर्विस, तो आपके खिलाफ चार्ज लगाए गए करप्शन के, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के, करप्शन या एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के। अब आप पकड़े गए और ये प्रूफ भी हो रहा है कि आपने एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स किया या करप्शन करी है, ठीक है। तो अगर ये प्रूफ भी हो रहा है कि आपने एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स या करप्शन किया है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आपको जेल भी हो सकती है और आपका डिपार्टमेंट आपको नौकरी से फारिग भी कर सकता है, निकाल भी सकता है और बोल सकता है कि पैसे वापस करो। तो ये अलग अलग सजा है, ये डबल जेओपार्डी नहीं हुआ, क्योंकि हम नो डबल जेओपार्डी की कहां बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नो डबल जेओपार्डी ओनली इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड। अगर आपका डिपार्टमेंट आपको सजा दे रहा है ना, तो वो कोर्ट नहीं है भैया, वो आपका डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंटल लॉज के अनुसार सजा दे रहा है। बात समझ आ रही है कि आप किसी प्राइवेट नौकरी में नौकरी कर रहे हो, कंपनी में कोई आपने क्राइम कमिट कर दिया, पुलिस लेके चलेगी, आपकी कंपनी ने आपको निकाल दिया, आप ये नहीं बोलोगे डबल जेओपार्डी है, ठीक है ना। वो सिर्फ स्टेट के साथ है, आपका डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी आपके अगेंस्ट क्या कर रही है, वो डबल जेओपार्डी का हिस्सा नहीं, वो कंपनी की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी, आपके डिपार्टमेंट की पॉलिसी है। तो इसीलिए याद रखना कि डबल जेओपार्डी जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड्स, ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लैंड, ठीक है जी। नेक्स्ट इज 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3 जो है ये बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब क्या है? दैट यू कैन नॉट बी फोर्स टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योरसेल्फ, कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्रिमिनल हो कि नहीं हो पुलिस प्रूव करे, आपका काम नहीं है, ठीक है। तभी कहते हैं ना लॉ में दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने कहा कि ठीक है आपने अरेस्ट किया, आप कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो कुछ ही नहीं, प्रूव करो, ठीक है। अगर आपसे आपने पुलिस के सामने कन्फेस भी कर लिया, so if you have even confessed in front of the police, if you have confessed in front of police, then the confession in front of the executive or the police cannot be considered as an admissible evidence in the court of law. It is not considered as an admissible evidence. कोर्ट कह सकता है कि यार इसने मार मार के बनवा लिया होगा, एविडेंस कहां है, ठीक है ना। तो right against self incrimination is that you cannot be forced to give evidence against yourself, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सरकार करे, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, कर रही है, आपसे सवाल जवाब कर रही है, करे, इंटेरोगेशन कर रही है, करे, ठीक है। पर वो नहीं क्या आपसे जबरदस्ती निकलवा नहीं सकती डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि मतलब आपने क्राइम करा यार, प्रूव करके दिखाओ, आप प्रूव करो, ठीक है ना। पर इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर दिया ना, तो माना जाएगा भैया, ठीक है ना। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बोल देना कि हाँ सर मैंने किया है, तो खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। वो होता है ना राहुल गांधी का मीम, वही है फिर, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन और है कि अगर पुलिस आपको कहती है ब्लड सैंपल्स दो, अपने सिग्नेचर दो, ठीक है, सीमेन सैंपल दो, सलाइवा सैंपल दो, हैंड राइटिंग दो, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, इसमें क्या ही मना करता, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें भी वही कंडीशन है दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग्स में आपके अगर रेड पड़ गई, ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर मैं डॉक्यूमेंट देता हूं, देने पड़ेंगे, ठीक है ना। टैक्स की चोरी कर रहे देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, 5 साल पुराने क्या 10 साल पुराने सरकार मांग रहे, सब देना पड़ेगा। आपको सरकार पूछे कि 10 साल पहले आप कहीं घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, आपको गए थे जी, कहां कैसे गए थे, लाओ पता है, पैसा कहां से आया बताओ, बताना पड़ेगा, ठीक है। खासकर जो पब्लिक सर्विस में होते हैं ना लोग, उनके लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, कि सपोज करो आप पब्लिक सर्विस सिलेक्ट हो गए 25 में, ठीक है, 26 में अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए, 28 में या 30 में फॉर ए चांस आपसे कोई सवाल पूछ लेगा, किसी ने कंप्लेंट कर दिया, कुछ भी आपसे सवाल पूछा विजिलेंस ने या आपके डिपार्टमेंट ने कि आप 2026 में घूमने गए थे, यूरोप चले गए फॉर एग्जांपल, आप परिवार के साथ आप गए थे, गए जी, पैसा कहां से आया, कहां रुके थे, तो आपको सारे ट्रांजैक्शन शो करने पड़ेंगे 5 साल बाद, सर ऐसे गया था, ठीक है ना। तो वो सिविल केस है, उसमें आपको शो करना पड़ेगा। क्रिमिनल केसेस में राइट अगेंस्ट सेल्फ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। बात समझिए मेरी, हाँ या ना, ठीक है। यही चीज जो है ये एक्सप्लेन कर रखी है राइट टू सेल्फ इंफॉर्मेशन एंड डबल जेओपार्डी में, ठीक है। अब आता है इसके बाद आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 से हम करेंगे कल स्टार्ट, ठीक है। आर्टिकल 21 से हम कल स्टार्ट करेंगे और इसको कल खत्म करके साथ ही साथ जो अगला टॉपिक है उसको भी खत्म हो जाएगा, वो 10 मिनट का टॉपिक है, राइट। कोई डाउट ऑनलाइन किसी को? इसके चक्कर में गला चला गया मेरा, इसे चढ़ रहा है ना ये जो चल रहा है बाहर। बताओ बताओ, आर्टिकल 14 का क्वेश्चन बता दो, कोई बात नहीं, बताओ क्वेश्चन क्या है।
अरे बताया तो श्रेय वो, बताया तो, हाँ करा तो श्रेय वो कि इट इज इंटरलिंक्ड। चंचल आपका क्या डाउट है? सर नो इम्प्लीमेंट लायबल एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मैम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था ना, कोर्ट सेड क्रिमिनल केसेस में कोर्ट बोल देता है कि यस दे कैन बी अरेस्टेड। ठीक है, क्रिमिनल केस में कोर्ट बोल देता है यस दे कैन बी अरेस्टेड, क्रिमिनल केसेस है प्रूव हुआ, और पीएमएलए था वो, दैट वाज अरविंद केजरीवाल केस वाज पीएमएलए, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। ठीक है, पीएमएलए इज अ वेरी सीरियस क्राइम, दैट इज वन ऑफ सच एक्ट इन इंडिया वेयर, जैसे पीएमएलए है, यूएपीए है, ये इतने सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, ये इतने सीरियस क्राइम्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इतने ये टफ लॉज हैं कि अगर किसी आदमी को पीएमएलए के अंडर अरेस्ट किया, जैसे केजरीवाल साहब को किया गया था, या यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया जाता है किसी को, या एनएसए के अंडर अरेस्ट किया जाता है, तो उसमें द लायबिलिटी टू प्रूव टू बी इनोसेंट इज नॉट ऑन द पुलिस और द पर्सन फाइल्ड अ चार्ज शीट और द ईडी और सीबीआई, इट इज ऑन यू टू फाइल दैट यू आर इनोसेंट। फॉर एग्जांपल केजरीवाल जी के ऊपर पीएमएलए का केस हुआ, ईडी ने फाइल किया, नाउ ईडी डज नॉट हैव टू प्रूव दैट ही इज गिल्टी, केजरीवाल जी हैज टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। तो कई केसेस में स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, उल्टी प्रोविजन है। उसका तो चलान होता है बेटा, उसका चलान होकर छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, उसका चलान होकर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, चलान होगा उसका तो ऑब्वियसली बार बार होगा। नहीं वो तो डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर, ऐसे तो एक बार करके 24 घंटे में छोड़ देते हैं, पर हाँ ये नहीं है अगर बार बार करोगे पुलिस कैन टेक सम एक्शन, पुलिस कैन टेक सम एक्शन, ऐसा नहीं होता कि पुलिस कैन नॉट टेक एक्शन, पुलिस कैन टेक एक्शन, पुलिस कैन बेसिकली टेक योर वे और व्हीकल। ठीक है जी, चलो, सो आई विल सी यू टुमारो एट 2:15।